आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे मटेरियल मैनेजमेंट को। ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे क्या मतलब होता है मटेरियल मैनेजमेंट का। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज कंसर्न विद द मटेरियल एंड इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। ऑर्गेनाइजेशंस, हर ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, स्टोर रूम्स होते हैं। स्टोर रूम्स में ऑर्गेनाइजेशंस की नीड के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल को अरेंज किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शंस में आप किस तरीके का गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, कोई मेटल है, कोई वुड है, या फिर आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। आप किसी गिफ्टेड आइटम में डील कर रहे हो, गिफ्टेड में आप ग्लास को यूज़ कर रहे हो, वुड को यूज़ कर रहे हो, यानी कि जो भी प्रोडक्ट का नेचर है उसके हिसाब से आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। वो मटेरियल आपके ऑर्गेनाइजेशंस के स्टोर रूम में टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि स्केर्सिटी ऑफ मटेरियल ना हो और आपका प्रोडक्शन सफ़र ना करे। तो इन सब चीज़ों को ही अरेंज करना मटेरियल मैनेजमेंट कहलाता है। अगर आप मटेरियल की प्रॉपर प्लानिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, कि भी कितना मटेरियल कहाँ से कैसे आएगा, किस कॉस्ट पे आएगा, परचेज डिपार्टमेंट इसके लिए कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और वो लोग परचेज डिपार्टमेंट डिस्कस करता है बहुत सारे वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, कि भी आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी वर्क स्टेशंस हैं उनमें जो जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोर मैनेजर कि वो उनको टाइम पे अरेंज करें। ठीक है, अब कितना मटेरियल आना है, किस वेंडर से आना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कितनी कॉस्ट पे आना चाहिए, उसकी कितनी क्या क्वालिटी होगी, उसकी डायरेक्टिंग और उसकी कंट्रोलिंग। ठीक है, ऑल दीज मैटर रिलेटेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्लानिंग ऑफ मटेरियल, डायरेक्टिंग ऑफ मटेरियल और कंट्रोलिंग ऑफ द मटेरियल। आपका मटेरियल की प्रॉपर प्लानिंग, उसको डायरेक्ट करना और उसको कंट्रोल भी करना कि भाई स्केर्सिटी भी ना हो और एक्सेस क्वांटिटी भी स्टोर रूम में अवेलेबल ना हो। इससे आपका क्या होगा, आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ही इंक्लूड की जाती हैं मटेरियल मैनेजमेंट में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मटेरियल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, और सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलना जो कि मटेरियल से रिलेटेड है और इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। दैट इज़ कम एंड नोन एज मटेरियल मैनेजमेंट। वो क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट है। प्रोडक्शन में कौन कौन से इनपुट्स चाहिए या फिर कितना कौन सा कैसा मटेरियल चाहिए, और वो मटेरियल टाइम पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि जितने भी वर्क स्टेशन हैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, जितने भी सब डिपार्टमेंट्स हैं और उन सब डिपार्टमेंट में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो टाइम पे उन वर्क स्टेशंस पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, वही क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट है, ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव रहे, प्रोडक्टिविटी सफ़र ना करे, और जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको हम टाइम पे अचीव कर सकें। ओके, अब इसके कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे हम सेकेंडली जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि भी कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं मटेरियल मैनेजमेंट के। मटेरियल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस, फर्स्ट वन है कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब मटेरियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं किसको, कॉस्ट को। और कॉस्ट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, कोई भी, अगर हम किसी भी तरीके के बिजनेस की बात करें और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर कंपनी यही चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि भाई हमारी कम से कम कॉस्ट लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, या फिर हमारी जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट वहाँ पे कंज्यूम होनी चाहिए जहाँ पे उससे ज़्यादा आउटपुट हो रहा हो, रिवेन्यू जनरेट हो रहा हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि फालतू में आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने में आपकी कॉस्ट जा रही है और उसका कोई भी प्रॉफिट या उससे कोई भी एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, सप्लाई एंड यूटिलाइजेशन एंड इंक्लूड। ठीक है, यानी कि प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन और
यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि कोई मशीन आपने इंस्टॉल की, अब उस मशीन को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो आप उसको मैक्सिमम और ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करिए। कोई भी एक कंपनी अगर 2 से 3 लाख में एक मशीन को इंस्टॉल कर रही है, ठीक है, और 2 से 3 लाख एक हैवी अमाउंट है, तो कंपनी यही चाहेगी कि इसको हम हर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, मैक्सिमम तरीके से इसको यूटिलाइज करें, ताकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर सप्लाई, यानी कि प्रॉपर सप्लाई भी करनी है और जो भी मटेरियल आप सप्लाई कर रहे हो उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी करना है। कम से कम वेस्टेज होने चाहिए, ऑप्टिमम या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट ब्रास की किसी शीट को कट कर रहा है, तो ब्रास की उस शीट को आप इस तरीके से कट करिए ताकि उसको आप ऑप्टिमम तरीके से यूज़, यानी कि मैक्सिमम उसका यूज़ हो जाए और मिनिमम उसका वेस्टेज हो। वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो कटिंग का जो मेथड है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उससे मिनिमम वेस्ट हो। और ये जो इंक्लूड करता है वो क्या है, परचेजिंग। अब यहाँ पे हम परचेजिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डिसीजन होता है परचेज डिपार्टमेंट का, कहाँ से परचेजिंग करनी है, कौन से वेंडर, कितने सप्लायर, किस क्वालिटी का, किस कॉस्ट पे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है प्लानिंग से। प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल में हम बात कर रहे हैं कितनी सप्लाई हो रही है और कितना उसका यूज़ हो रहा है, वो इंक्लूड करता है किसमें, प्रोडक्शन कंट्रोल में। उसके बाद शिपिंग, शिपिंग पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोडिंग और अनलोडिंग की भी यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर आप मंगवा रहे हो तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंकर्ड होती है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद फिनिश गुड को अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचोगे तब भी वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर्ड होगी। ठीक है, रिसीविंग एंड स्टोर्स, रिसीविंग करना, मटेरियल को हैंडल करना और उसको स्टोर रूम में अरेंज करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड रिलेटेड टू द मटेरियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि ये प्रोडक्शन एंड मटेरियल कंट्रोल। सबसे पहला फंक्शन यही है कि भी प्रोडक्शंस प्रॉपर होना चाहिए और मटेरियल को कंट्रोल करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सेकंड जो फंक्शन है वो रिलेटेड है परचेजिंग से। ठीक है, परचेजिंग में परचेज मैनेजर अलग अलग वेंडर्स और सप्लायर्स को सर्च कर रहा है और उसके बाद क्वालिटेटिव मटेरियल को परचेज कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल जो परचेज मैनेजर है वो मटेरियल को परचेज करता है लो, कम से कम कॉस्ट पे। ठीक है, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे आप क्वालिटेटिव मटेरियल हायर करिए, परचेज करिए। नॉन प्रोडक्टिव स्टोर, नॉन प्रोडक्शन स्टोर है एक तरीके से। प्रोडक्शन, जैसे कि मैं परचेज डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ या स्टोर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट उसको परचेज कर रहा है और स्टोर डिपार्टमेंट उसको स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, अगर वो 10 दिन स्टोर होके रखा रहेगा तो वो वैसा ही रहेगा, उसकी ना तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी और ना ही उसकी क्वालिटी में कोई चेंज आएगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड है रिसीविंग एंड स्टोर। प्रोडक्शन, मटेरियल कंट्रोल, परचेजिंग, नॉन प्रोडक्शन स्टोर, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के बाद है रिसीविंग्स। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि रिलेटेड है मटेरियल मैनेजमेंट से। तो आज का टॉपिक हमने यही डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कशन किया मटेरियल मैनेजमेंट। और देयर इज़ अ प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर्स ऑल्सो। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शंस की हर एक एक्टिविटी के लिए। कितना इनपुट्स आप यूज़ कर रहे हो, इनपुट्स में आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स, किस तरीके के इनपुट्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मटेरियल कहाँ से मंगवा रहे हो, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी क्या क्वांटिटी है, उसके बाद किस कॉस्ट पे मंगवा रहे हो और उसको कितना ऑप्टिमम आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके प्लांट लोकेशंस के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सिलेक्शंस ऑफ रीजन एरिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया सेलेक्ट करोगे। एरिया सेलेक्ट करते समय आप ये ध्यान में रखोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नियर हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है जो कि रिलेटेड है सिलेक्शंस ऑफ
एरिया, ठीक है। एरिया आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आसपास के एरिया आपका क्या है, प्रॉपर आप सर्विसेज को अवेल कर सको, ठीक है। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, मार्केट नियर होना चाहिए, बैंक सेकेंडरी सेक्टर जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैंकिंग एंड अदर सर्विसेज, तो वो भी आप अवेल करते हो, तो ये सारे आपके एरिया के नियर होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें हम ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर फ्यूल, ठीक है, पावर सप्लाई, फ्यूल, वाटर सप्लाई, डिस्पोजल फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ऑल्सो, ठीक है, और वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरीके से आप वेस्ट डिस्पोजल की प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको एरिया को सिलेक्ट करना है। सेकंड वन है जो कि रिलेटेड है मैन पावर, वेजेस, ठीक है, इनका भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड हो रही है, ठीक है, और वहाँ पे किस तरीके के प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, तो वो भी आपको प्रॉपरली फॉलो करने होंगे। फेवरेबल लिविंग कंडीशंस भी होनी चाहिए, जितने भी वर्कर्स या जितने भी एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री में काम करेंगे उनके लिए लाइफ सर्वाइव के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन एरिया होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, फेवरेबल लिविंग कंडीशंस और एजुकेशन एंड हाउसिंग, सो दैट वर्कर्स कैन ईजिली सर्वाइव देयर लाइफ ऑल्सो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड थे प्लांट लोकेशंस थे, तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी, कोई डिस्कशन, तो आप दोबारा से कर लीजिए, ठीक है। इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई डिस्कशन हो, तो आप मुझे कन्वे कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।